हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए चैप्टर में। बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है आज का। आज हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेईई चाहे आप मेन ले लो, चाहे आप एडवांस ले लो, चाहे आप नीट ले लो, चाहे आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का कोई भी एग्जाम ले लो, सभी जगह इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से करना है भैया, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले आपको वेलकम सभी लोगों को। और कहानी स्टार्ट होती है यहां से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड वो है वर्नर्स थ्योरी। अब हुआ क्या था, जब स्टार्टिंग में जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्टडी हुई तो वर्नर ने सबसे पहले स्टडी करी थी और कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे थे, है ना। उन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया, इनके कुछ कंपाउंड बनाए और उनकी स्टडी करी। सबसे पहले जो स्टडी हुई थी वो कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन से मिलाकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना गया था। तो अब वर्नर ने उसकी स्टडी करके कुछ अपना थ्योरी बनाई। तो क्या थ्योरी होती है, सबसे पहला पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पर। अपन इस तरीके से लिखेंगे, वर्नर, आराम से आप नोट्स बनाते जाना मेरे साथ साथ। वर्नर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंस। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है उसके बारे में हम लिखेंगे। मतलब वर्नर ने क्या बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंस होता है और सेकेंडरी वैलेंस होता है। प्राइमरी वैलेंस क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक, तो यहां पर पॉइंट नंबर 1 में लिख रहा हूं, पीवी के बारे में बता रहा हूं। प्राइमरी वैलेंस को शॉर्ट फॉर्म में बेटा पीवी लिखते हैं। ठीक है, पीवी। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्या, प्राइमरी वैलेंस इज आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंस इज आयोनाइजेबल एंड इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, ON लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। अब ये सेंट्रल मेटल क्या होता है, अभी मैं आपको कंपाउंड बना के दिखाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। प्राइमरी वैलेंस क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। और ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तुम्हें किसका, सेंट्रल एटम का, जो कि आप रिडॉक्स में अच्छे तरीके से सीख चुके हो, है ना। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, SV, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंस। तो मैं यहां लिख रहा हूं सेकेंडरी वैलेंस SV is non-ionizable and it is equal to coordination number of central atom। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको कंपाउंड लिख के समझना पड़ेगा। अभी सिर्फ बेसिक डेफिनेशन समझ लो, फिर मैं आपको कंपाउंड से भी समझा देता हूं। क्या, दो कॉन्सेप्ट यहां पर दिए उसने, प्राइमरी वैलेंस का और सेकेंडरी वैलेंस का। प्राइमरी वैलेंस आयोनाइजेबल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, और सेकेंडरी वैलेंस नॉन आयोनाइजेबल बोलते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। मतलब हम एक कंपाउंड लेते हैं और उससे आप सारी चीजें सीखो। जैसे वर्नर ने क्या बताया था, मैंने कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया के कुछ कंपाउंड लिए, तो मैं यहां पर एक कंपाउंड लिख के बता रहा हूं, देखो, CO NH3 Cl3। इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। अभी इसको डिटेल में भी समझेंगे, अभी वर्नर थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, है ना। इस तरीके से कंपाउंड लिखा है और इसमें ये क्या क्या चीजें हैं, CO होता है सेंट्रल एटम, NH3 ये होता है लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड। मतलब लिगेंड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको, सेंट्रल एटम को। लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको, सेंट्रल एटम को। अब कैसे करते हैं उसके लिए VVT और CFT हम पढ़ेंगे आगे, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फीड थ्योरी। तो ये क्या है, लिगेंड। लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसको देते हैं बेटा, सेंट्रल एटम को देते हैं। और ये जो बाहर लगा होता है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, जो बाहर लगे हुए हैं, Cl। ठीक, अब मैं आपको PV और SV निकाल के बता रहा हूं, बड़ा आसान होता है। कैसे निकालना है वो ध्यान से देखना। अगर मुझे इसकी PV निकालनी है, क्या निकालना, PV, प्राइमरी वैलेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कैसे, इसको करो अंडरलाइन,
किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना? सेंट्रल एटम का। इसको मानेंगे बेटा x। क्या मानेंगे? x। अब ये जो अमोनिया है NH3, इस पर कितना चार्ज है? बेटा अमोनिया तो न्यूट्रल होता है ना, अमोनिया न्यूट्रल होता है, और ये न्यूट्रल है तो +6 × 0 ऐसे लिखूंगा, +3 Cl लगे हैं, और Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। अब ये चार्ज तो आपको याद होंगे ही, है ना, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से x क्या आ गया आपका? +3 आ गया। इसका मतलब मैं बोलूंगा प्राइमरी वैलेंस PV इज इक्वल टू 3। बड़ा आसान है, PV इक्वल टू 3। अब सेकेंडरी वैलेंस आपको निकालना है, तो सेकेंडरी वैलेंस कैसे निकालते हैं? ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि कोबाल्ट को कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने घेरे हुए हैं? यहां पर 6। अब यहां एक चीज और आती है कि होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर CO को देता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसे देता है? CO को देता है। तो कितने यहां पर डोनर एटम है ये आपको चेक करना पड़ेगा। और ये कैसे पता चलेगा? मैं आपको अभी लीगेंड बताऊंगा। कौन से लीगेंड एक इलेक्ट्रॉन लोन पे मतलब एक लोन पेयर देते हैं, कौन से लीगेंड 2 लोन पेयर देते हैं, इस टाइप से, है ना, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अभी मैं आपको बताता हूं, जो अमोनिया है ना, अमोनिया उसके पास एक ही नाइट्रोजन है, एक ही लोन पेयर है, तो ये एक ही लोन पेयर देता है। ठीक है, मतलब मुझे इसको ऐसे लिखना होगा, ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा क्या? नंबर ऑफ लीगेंड्स, नंबर ऑफ लीगेंड्स कितने लगे हैं इनटू डेंटिसिटी। अब ये डेंटिसिटी क्या है? डेंटिसिटी का मतलब है डोनर एटम इसमें कितने हैं। डेंटिसिटी मतलब डोनर एटम इसमें कितने हैं। तो अमोनिया में कितने डोनर एटम है बेटा? एक ही डोनर एटम है, नाइट्रोजन, जो अपना लोन पेयर दे रहा है किसको? CO को। ठीक, तो नंबर ऑफ लीगेंड कितने लगे हैं? 6। और डेंटिसिटी कितनी है? कितने डोनर लगे हैं? सॉरी, नंबर ऑफ लीगेंड 6 है। अच्छा, डेंटिसिटी कितनी है? कितने लोन पेयर डोनेशन हो रहे हैं? एक ही, तो 6 × 1 मतलब 6। इस तरीके से लिखना है। तो नंबर ऑफ लीगेंड 6 लगे हैं, और अमोनिया सिर्फ एक ही लोन पेयर देता है। ठीक, अगर आपको मैं ये बता दूं कि इस टाइप के जैसे अमोनिया है, इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि बाद में वर्नर थ्योरी के बाद में और भी बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कवर हुए, मतलब बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने, तो वहां पर बहुत सारे लीगेंड भी मिले आपको अलग अलग, है ना। तो आपको लीगेंड के बारे में आइडिया होगा तो आप ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पार्ट निकाल सकते हो। अभी बस मैंने बेसिक एक क्वेश्चन लेके समझाया क्या होता है ना। तो प्राइमरी वैलेंस का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सेकेंडरी वैलेंस का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। ठीक, अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया जाता है, कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सेंटर में बना दूंगा CO। ठीक, अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी लिखी है ना, नॉन आयोनाइजेबल, कितने? 6। इसको हम बनाते हैं सॉलिड बॉन्ड से। किससे बनाते हैं? सॉलिड बॉन्ड से। आप उसका स्ट्रक्चर कैसा भी बना सकते हो, बस 6 सॉलिड बॉन्ड लगा देना। सॉलिड बॉन्ड कैसे? एक ये लगा दिया, ठीक है, दूसरा ये लगा दिया, तीसरा ये लगा दिया, चौथा ये लगा दिया, पांचवा ये लगा दिया, छठा ये लगा दिया, कहीं भी लगा सकते हो। 6 सॉलिड बॉन्ड। और सॉलिड बॉन्ड पे क्या लिखना है मुझे? अमोनिया, क्योंकि अमोनिया क्या कर रहा है? इसको डोनेट कर रहा है। क्या? अपना लोन पेयर। तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। तो ये हो गया बेटा 6 अमोनिया। ठीक, अब मुझे 3 Cl दिखाने, कैसे दिखाते हैं? अच्छा, Cl जो होता है वो प्राइमरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अमोनिया तो कर नहीं रहा, तो न्यूट्रल वाला नहीं करता, एनाइन वाला करेगा यहां पर, और कैटाइन वाला भी करेगा। अपन एनाइन वाला दिखा रहे हैं ना, मतलब Cl नेगेटिव के फॉर्म में है ना यहां पर। कैटाइन कभी होगा तो K+ वगैरह दिया जाएगा। तो हम कैसा रिप्रेजेंट करते हैं वो देखो, जो लिगेंड है उसको सॉलिड बॉन्ड से, लिगेंड को किससे? सॉलिड बॉन्ड से। और इसके बाद में जो बचा, जैसे यहां लिगेंड खत्म हो गए, अब काउंटर आए हैं तो उसको डैश से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? डैश। देखना जरा, कहीं भी बना सकते हो आप, जैसे मान लो मैंने एक यहां बना दिया डैश वाले से, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। आप कहीं भी बना सकते हो ना। दिख रहा है इतना आपको? काफी बारीक बारीक दिख रहा है, थोड़ा और डार्क करते हैं। एक यहां, एक यहां, एक यहां, आप कहीं भी लगा सकते हो ना। हाँ, आप सही दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हम यहां Cl लगाएंगे। तो एक Cl यहां लगा दिया, एक Cl यहां लगा दिया, और एक Cl यहां लगा दिया। आप कहीं भी बना सकते हो, कोई भी डायरेक्शन में, यहां पर डायरेक्शन की दिक्कत नहीं है ना। तो बनाना कैसे वो देख लो। 6 थे अमोनिया, डार्क में बना दिए, और 3 थे Cl, डैश में बना दिए, खत्म कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करते हो।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसी से रिलेटेड, है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां ये हटा देता हूं तो अपन क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, है ना, ध्यान से देखना, आराम से सीखना, बिल्कुल तसल्ली से। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए आराम आराम से सिखा रहा हूं। मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, CONH3 5 Cl और बाहर लिख रहा हूं Cl2, ऐसा। ठीक, क्लियर दिख रहा है? हाँ, ट्राई करो जरा आप, पीवी निकालो, एसवी निकालो और डायग्राम बना के बताओ कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखना, आप ट्राई करो, पॉज करके मैं बना रहा हूं, है ना। सेंट्रल एटम का पीवी निकालना है तो इसको करेंगे अंडरलाइन, X + 5 इंटू अमोनिया कितने लगे हैं, मतलब अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, कितने क्या लगे, 5 लगे ना। अमोनिया पे चार्ज कितना, 0, + 1 इंटू Cl पर चार्ज कितना, -1 इधर हो गया, + 2 इंटू Cl पर चार्ज कितना, -1 = 0। ऐसे लिखूंगा मैं, चेक कर लो जरा एक बार। इस पर चार्ज 0 है क्योंकि न्यूट्रल है, Cl पे -1 है, तो X क्या आ गया यहां से, X आ गया आपका +3, मतलब प्राइमरी वैलेंसी पीवी क्या हो गया आपका 3। सेकेंडरी वैलेंस एसवी, ये क्या होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर, कैसे निकलता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 5। अमोनिया में एक ही लोन पेयर है नाइट्रोजन का, तो डेंसिटी 1, प्लस Cl कितने लगे हैं, 1। Cl कितने लोन पेयर देगा, 1 लोन पेयर देगा, है ना, तो 1, मतलब ये मोनोडेंटेड होता है। आपको मैं अभी बता दूंगा मोनोडेंटेड वाले क्या होते हैं, डाइडेंटेड वाले क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया बेटा, 6, मतलब एसवी आपकी क्या हो गई, 6। अब बनाएंगे डायग्राम, कैसे, ध्यान से देखना। सेंटर पे क्या बनाना है आपको, CO। सेंटर पे क्या बनाना है आपको, CO। 5 अमोनिया है तो 5 सॉलिड बॉन्ड लगा देंगे, 5 अमोनिया है तो 5 सॉलिड बॉन्ड और एक Cl वाला, तो 6 सॉलिड बॉन्ड आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 5 तो अमोनिया के और एक Cl का सॉलिड बॉन्ड, क्यों, जो लिगेंड होता है ना, लिगेंड के लिए हम क्या लिखते हैं, सॉलिड बॉन्ड बनाते हैं ना, इसलिए तो बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल, उसको दिखाने के लिए सॉलिड बनाते हैं, आयोनाइजेबल को दिखाने के लिए डैश से बनाते हैं। तो ये हो गया आपके अमोनिया और ये हो गया Cl, क्लियर। अब देखना जरा, बाहर कितने Cl लगे हैं, 2, तो 2 बनाएंगे हम डैश से, कैसे, ऐसे देखो, एक यहां बना दिया और एक यहां बना दिया, तो बाहर लगे थे 2, 2 बना दिए किससे, डैश वाले से, तो यहां क्या लगा दिया मैंने, Cl, और यहां लगा दिया Cl। अब ये वाला Cl भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है पीवी में, देखो बाहर वाले तो तुमने लिख दिए डैश से, लेकिन ये वाला Cl पीवी में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, मतलब ये वाला Cl पीवी और एसवी दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहा है। भाई ये वाला Cl पीवी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एसवी में भी कर रहा है, जबकि बाहर वाले Cl सिर्फ पीवी में कर रहे हैं, एसवी में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसवी कहां से आता है, इस बॉक्स के अंदर से आता है एसवी, समझना बात को। तो ये जो Cl है दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब ये डार्क में भी आएगा और डैश में भी आएगा, मतलब मैं इसको दोनों से दिखाऊंगा। अब देख लो जरा आप ध्यान से डायग्राम, बढ़िया चमकता हुआ अच्छा दिख रहा होगा। मैंने क्या करा, बाकी Cl तो डैश से दिखाए, क्यों, ये पीवी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सॉरी ये एसबी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, पीवी में कर रहे हैं। ये वाला पीवी में भी कर रहा है, एसबी में भी कर रहा है, क्यों भाई, आपका x जो +3 आया, जो ये भी तो आया साथ में, 1 × -1, ठीक है, तो न्यूट्रल वाला जो है वो पीवी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, पीवी में कंट्रीब्यूट चार्ज वाला ही करता है, इसलिए मैंने अमोनिया को डैश में नहीं दिखाया। आप ये बोलो सर ये पीवी में भी तो लिखा है, 0 है ना बेटा, भाई इसका चार्ज 0 है, तो न्यूट्रल वाले को हम नहीं दिखाते, हम किसको दिखाते हैं, चार्ज वाले को, और यूजुअली नेगेटिव चार्ज वाला आपके सामने आएगा, है ना, तो इस तरीके से हम दिखाते हैं। समझ गए रिप्रेजेंटेशन, आगे बढ़े, ठीक, अच्छे से नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्नस थ्योरी से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे यहां पर देखो सवाल। अब एक रिएक्शन होती है, कौन सी, ये वाली, ये यहां मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, और ये रिएक्शन क्या, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड ऑफ एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट। तो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, तो एक काम कर रहा हूं मैं,
यहीं पर मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूं, ध्यान से देखना जरा। रिएक्शन विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्शन समझ लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा फिर, है ना। रिएक्शन विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट, है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, वर्नस थ्योरी से रिलेटेड ही है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, देखो मेरे पास कोई कंपाउंड दिया जाता है, ध्यान से सुनना। कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, उसमें ऐसा होगा, ये बॉक्स लगा होगा और बाहर कुछ Cl लिखे होंगे, या कोई हेलोजन हो सकता है, यूजुअली Cl ही होता है ना। तो बाहर कुछ हेलोजन, मतलब हेलोजन भी हो सकते हैं, सल्फेट वगैरह भी हो सकते हैं, क्लोराइड वगैरह भी हो सकते हैं बाहर। यूजुअली आपको Cl मिलेगा। तो मैं वही रिएक्शन बता रहा हूं डायरेक्ट, जो एग्जाम में आ सकती है ना। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा एक्सेस AgNO3 से, तो बेटा क्या होगा, ध्यान से देखना जरा। AgNO3 क्या देता है तुम्हें, बताओ। AgNO3 आपको Ag+ और NO3- देगा। अब ये जो Ag+ है ना, ये यहां से Cl खींचता है। अंदर अगर Cl है तो उसको नहीं खींचेगा, बाहर वाले Cl को खींचता है। कितने खींचेगा, रिएक्शन तो एक्सेस में करा रहे हो, तो जितने यहां पर लिखे होंगे उतने ही Cl- ही खींचेगा। क्यों, Cl पे माइनस चार्ज होगा ना। कितने, x मोल मिलेंगे यहां से Cl-। तो Ag+ भी x मोल, क्योंकि एक्सेस में है। तो x मोल क्या बनेगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर बाहर Br लगा होता तो AgBr का पेल येलो बन जाता है, बाहर I लगा होता AgI का डार्क येलो बन जाता। मतलब सिंपल सी कहानी है, बाहर जितने लिखे हैं बस उसको निकाल दो। जैसे अभी मैंने पीछे क्वेश्चन लिया था, उसी से ही बता देता हूं मैं। तुम्हें यह दिया है, ध्यान से देखना, और इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट से। ध्यान से सुनना, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट से करानी है। बताओ कितने Cl निकलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, मतलब देख के आंसर बता दिया होगा आपने। बोलो कितने Cl निकलेंगे, जितने बाहर हैं उतने निकाल देना। कितने बाहर हैं, 2, इससे कोई मतलब नहीं। तो 2 मोल क्या बनेगा, AgCl बनेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछ लेते टोटल कितने क्लोरीन हुए, मतलब आप फ्रैक्शन पूछ लेते क्लोरीन का, तो टोटल क्लोरीन 3 है, 3 में से 2 हुए तो 2/3 फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर आपसे कभी फ्रैक्शन पूछ लेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। कितने Cl प्रेसिपिटेट हुए, तो आप बोलोगे टोटल 3 थे, 2 यहां, 1 अंदर। अंदर वाला नहीं निकलता है ना, बाहर वाला ही निकलता है। तो 2/3 फ्रैक्शन है ना। तो 2/3 फ्रैक्शन आप बोल सकते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, 2/3 फ्रैक्शन ऑफ Cl प्रेसिपिटेटेड। समझ गए कहानी। तो ये होता है इसमें, समझ गए। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके। चलें आगे, अब आप कर सकते हो ये सवाल बहुत आसानी से। लेकिन उन्होंने यहां बॉक्स बना के नहीं दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि हम बॉक्स में कैसे लिखें। तो ये जो पीडी होता है ना, पीडी का अमोनिया और क्लोरीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है पीडी NH3, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बनता है। अब ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए ना। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बनेगा तो चारों अमोनिया अंदर होंगे, तो बाहर Cl चले जाएंगे, है ना। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का ये बनता है। अब बताओ जरा, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट में कितने मोल लिख दूं मैं यहां पे, बोलो। जितने बाहर लिखें, कितने लिखें, 2, तो 2 मोल AgCl। ठीक है, प्रेसिपिटेटेड। चलो यहां तो मोल लिखा ही ना, बस मैं नंबर लिख देता हूं। ऊपर लिखे ना मोल्स, तो यहां 2 होंगे। Ni जो होता है इसके साथ, किसके साथ, वाटर के साथ, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाता है। तो NiH2O6। यूजुअली देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या क्या मिल सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी दिखेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 6, ऐसी 5 भी दिखेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 दिखेगी, 4 या 6 दिखेगी आपको, है ना। तो देखो जरा कितने Cl जाएंगे, 2, सीधा सा देखो, 2 पीछे प्रेसिपिटेट। जो ये होता है H2PtCl6, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऐसा। तो यहां कितने Cl निकलेंगे, अरे बेटा सारे Cl तो बॉक्स के अंदर है, सारे Cl बॉक्स के अंदर है, तो कोई नहीं निकलेगा। मतलब यहां आंसर क्या दोगे, 0। इसका बताओ, प्लेटिनम अमोनिया के साथ और क्लोरीन के साथ NH3 Cl2, ऐसा। तो यहां भी कोई भी Cl नहीं है बाहर, मतलब 0 आंसर आएगा। तो ये आपको कॉम्प्लेक्सेस पता होने चाहिए। ये कॉम्प्लेक्सेस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं, उससे भी ज्यादा, कि आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए, है ना। तो ये एनसीईआरटी रिलेटेड एग्जांपल है, आपको अच्छे से इसको करना है। ये 4 का बनता है, ये 6 का, ये H2BTCl6 6 का, और ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का, क्योंकि 2 इसके और 2 इसके, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एस भी 4 है। समझ गया कहानी, इस तरीके से करना है आपको। इधर आ जाओ, अगला सवाल। एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कंपेयर कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं ना, कंडक्टिविटी बोल दें, या यहां पर ये ना लिखें तो ये भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कोई समस्या नहीं है, दोनों का आंसर सेम है। क्यों? दोनों ही चीजें डिपेंड करती नंबर ऑफ आयंस पर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा, यहां लिख देता हूं मैं कि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी। तो ये चीज आप ध्यान रखना बस। अब तुम्हें आयन कैसे पता करने हैं वो मैं बताता हूं। आयन पता करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, आप इनको तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो यूजुअली स्टेबल होते हैं, मतलब जो भी काउंटर आयन है वो टूटेगा। बॉक्स या ब्रैकेट कभी मत तोड़ना, ये ब्रैकेट को नहीं तोड़ना, ये रेयरली ही कई कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां ब्रेक होते हैं, कैडमियम वगैरह के, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इनको ब्रेक नहीं करना है ना। तो आपको करना क्या है, इसको तोड़ो। जब तुमने इसको तोड़ा तो कैसा दिखेगा, CO NH3 3+ और 3 टाइम्स Cl-, ऐसे तोड़ोगे आप। जितने बाहर हैं उसको कर दो अलग, बस कोई दिक्कत नहीं, जितने बाहर हैं उसको अलग कर दो। इसका बताओ, COCl NH3 5 2+ और 2 क्या निकलेंगे, Cl-। बड़ा सिंपल है ना। इसको तोड़ो, COCl2 NH3 4 प्लस और Cl-, ऐसा। अब बताओ कितने आयन मिले। तो अब मैं यहां पर आयंस काउंट करूंगा तो एक ये आएगा 1 आयन, और 3 ये आएंगे 3 आयन, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। तो टोटल आयंस अगर मैं लिखूं तो कितने बोलूंगा, 4। इस तरीके से यहां बता दो, एक ये 2 ये, ठीक। तो टोटल आयन बता दो कितने, 3 हो गए। यहां एक ये, टोटल आयंस कितने हो गए, 2 हो गए। नंबर ऑफ आयन ज्यादा, जितने ज्यादा आयन मिलेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा, ठीक। क्योंकि नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, तेजी से भागेंगे, है ना, और भागेंगे इसका मतलब कंडक्टेंस ज्यादा होगा, सीधा सीधा। तो इसको अगर मैं A लिखता हूं, इसको B लिखता हूं और इसको C लिखता हूं, तो बताओ आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, A में 4 आयन, इसमें 3, इसमें 2, मतलब A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ये किसका ऑर्डर आ गया, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। समझे बात को जो मैं बताना चाह रहा था। नंबर ऑफ आयन से चलेंगे। अब यहां पर एक चीज और होती, क्या, इनका ये जो होता है ना, ये कंपाउंड, इनका कुछ टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइट का। कैसे, ध्यान से देखना, समझना बात को, है ना। एक एक चीज समझ के जाना, यहां से एक एक चीज। यहां टाइप क्या लिखते हैं, कितने आयन निकल रहे हैं वो ले लो, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो ले लो। जैसे ये वाला जो ब्रैकेट है ये लेना है, और जो आयन निकलने वो लेना, मतलब 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलोगे, 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा होता है ना। इसमें टाइप पूछ लें तो आप ये भी बता सकते हो। दिख रहा है आपको इतना छोटा, हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है। इधर इसको क्या बोलोगे, ये एक ब्रैकेट, ये 2 आयन, मतलब 1:2 टाइप, 1:2 टाइप। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1:1 टाइप, इस तरीके से। तो ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी पूछ लें तब भी आप बता सकते हो, समझ गए। तो सिंपल सा है, एक बार फिर से अपन बात कर लेते हैं। इधर देखो,
अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कंपेयर कराओ, तो जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टेंस, या कभी आपसे आयनिक मोबिलिटी बोल दे तो भी वो उसी पे डिपेंड करता है, किस पे, नंबर ऑफ आयंस पे। तो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, आयनिक मोबिलिटी, सारा का सारा आंसर सेम है। ठीक, इधर आपको ये कॉम्प्लेक्सेस कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर का बना है। आपको सपने थोड़ी आते हैं, आपको क्या पता कि ये ऐसे ही बनेगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिए तो याद रखना पड़ेगा। यूजुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के बनते हैं, धीमे धीमे आप पढ़ोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में आइडिया लग जाएगा। अच्छा ये 4 का और ये 6 का होता है ना, वो लग जाएगा आपको आइडिया, है ना। चलें आगे। चलो भाई, ये कहानी हो गई अपनी कहां तक, इधर तक। अब चलते हैं बेटा डिफरेंस पर। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स लिखा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनमें डिफरेंस लिख लेते हैं। क्या डबल सॉल्ट के बारे में पहला पॉइंट यह है कि डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन सॉल्यूशन बट स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में तो स्टेबल हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही पानी में डालते तो आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 2, गिव टेस्ट ऑफ ईच आयन, जितने भी आयन बनते हैं उनका टेस्ट देता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, मोहर सॉल्ट का नाम सुना आप लोगों ने, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस क्योंकि Fe+2 को फेरस बोलते हैं, अमोनियम ये हो गया, सल्फेट ये हो गया। ठीक, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, मतलब एक से ज्यादा टाइप के सल्फेट का एक तरीके से क्या कर दिया आपने, मिक्सचर कर दिया एक तरीके से, आप ये बोल सकते हो, है ना। मतलब इस टाइप से दिखेगा, डबल सॉल्ट बोलते हैं इनको, है ना। डबल सॉल्ट मतलब एक ये सॉल्ट एक ये सॉल्ट, ऐसा डबल सॉल्ट बोल दो आप, है ना। 2 सॉल्ट का मिक्सचर कर दिया। तो होता क्या है, जब इसको मैं तोड़ूंगा, किसको, इसको, जब इसको मैं तोड़ूंगा तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका Fe2+ में। ठीक, और क्या मिलेंगे आपको, अमोनियम आयन मिलेंगे। ठीक है, मैं मोल नहीं लिख रहा हूं, बस आयन बता रहा हूं। ये मिलेगा और सल्फेट मिलेगा। मतलब अगर तुम इसके इंडिविजुअल टेस्ट कराओ, ठीक है, जैसे अपन ने वहां पर रखा था सॉल्ट एनालिसिस में इन सब के टेस्ट, अगर तुम इन सब के इंडिविजुअल टेस्ट कराओ तो ये टेस्ट दे देंगे, इंडिविजुअल टेस्ट दे देते हैं आयंस के, जबकि यहां ऐसा नहीं होता है ना। उस पर आऊंगा मैं, पहले ये बात कर लेते हैं। इसी जैसा एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, याद रखना। पोटेशियम पता है, फिटकरी जिसको बोलते हैं पोटेशियम, ये भी डबल सॉल्ट है। कैसा होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इस तरीके से लिखते हैं अपन। तो ये भी आपको इंडिविजुअल आयन का टेस्ट दे देगा। कैसा, K+, Al+3 और SO4 2 नेगेटिव। तो ये भी आपको क्या करेगा, इंडिविजुअल आयन दे देगा, K+, Al+3 और SO4 2 नेगेटिव, ऐसा होता है। तो ये टेस्ट दे देते हैं हर एक आयन के, ये डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में, स्टेबल होते हैं सॉलिड फॉर्म में, लेकिन सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे अगर मैं इसको पानी में डालूं तो ऐसा दिखेगा, पानी में डालूं तो ऐसा दिखेगा, है ना, इस टाइप से। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इसी से ही रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे अपन यहां पर। क्या, पहला, डू नॉट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, डू नॉट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्टेबल इन बोथ फॉर्म, सॉलिड एंड सॉल्यूशन, स्टेबल इन बोथ सॉलिड फॉर्म एंड सॉल्यूशन। पानी में डालोगे तो भी स्टेबल है। जैसे अगर मैं एग्जांपल, और ये भी मैं लिख देता हूं, क्या, तीसरा पॉइंट, डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ईच आयन, हर एक आयन का टेस्ट नहीं देता है। जैसे एग्जांपल से देखना, मेरे सामने लिखा है K4FeCN6, तो ये जो K4FeCN6 लिखा है, जब इसको आप तोड़ोगे, तोड़ लो, बताओ तोड़ के,
जब इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेंगे क्या, के प्लस, ध्यान से देखना, 4 मिलेंगे के प्लस, और ये ब्रैकेट FeCN6 कितने, 4 नेगेटिव, ऐसा दिखेगा आपको, 4 के प्लस और बाकी नेगेटिव। मतलब ये यहां से टूट नहीं रहा, मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा कि Fe अलग हो जाए और Cn अलग हो जाए, ये अलग अलग आयन नहीं बन रहे यहां पर, मतलब ये आयन का टेस्ट नहीं देगा हर एक आयन का। हाँ, के प्लस वाला टेस्ट दे सकता है क्योंकि ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन मतलब बाहर लगा होता है, मतलब जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखा उसको नहीं तोड़ना आपको। रेयरली ही कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैंने बताया था आपको कैडमियम के साइनाइड के साथ, वो ब्रेक हो जाते हैं, अप्रिशिएबली ब्रेक हो जाते हैं वो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ब्रेक नहीं होते हैं। तो ये हर एक आयन का टेस्ट नहीं देता है, ठीक। FeCN6 4 नेगेटिव, ये बना, ये टूटेगा नहीं तो आप Fe का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं दे सकते और Cl का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं दे सकते, है ना। आप किसका दे सकते हो, K प्लस का टेस्ट दे सकते हो, ये एक आयन अलग बन रहा है ना, समझ गए कहानी। तो ये डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में। आगे बढ़ते हैं, अब कहानी आती है आपकी, यहां से शुरू होती है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। पहली बात तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ऐसा लिखा है K4FeCN6, ठीक, ऐसा लिखा है। तो ये क्या क्या चीजें हैं, ये जो बाहर लिखा होता है इसको बोलते हैं काउंटर आयन, जो मैं बार बार बोलता हूं काउंटर आयन, वो ये होता है बेटा, है ना। क्या लिखा है बाहर, जो लिखा है वो है काउंटर आयन, बढ़िया ध्यान से पढ़ो, मजे से पढ़ो, है ना, काउंटर आयन। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल, क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी होगा, सेंट्रल मेटल एटम बोलो, अगर उस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, उसका पीवी 0 है तो एटम बोलो, और कुछ चार्ज है तो आयन बोलो, ठीक है। और यूजुअली ये जो सेंट्रल मेटल है ये लुईस एसिड की तरह काम करता है, क्यों, लिगेंड जो है वो यूजुअली लुईस बेस होते हैं, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता कि लिगेंड लुईस बेस हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लिगेंड लुईस बेस होते हैं, अभी मैं आपको क्लासिफाई करके बताऊंगा। तो सेंट्रल मेटल एटम बोलो या आयन बोलो, है ना। और सेंट्रल मेटल एटम क्या, तो यूजुअली लुईस एसिड, यहां लिख देता हूं, ये यूजुअली लुईस एसिड होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लुईस एसिड की तरह काम करता है ना। ये जो लिखा है ना, ये इसके अंदर सेंट्रल मेटल के अलावा, देखो ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो होता है उसको बोलते हैं लीगेंड, क्या बोलते हैं इसको, लीगेंड, इसका नाम है लीगेंड, ठीक है। अब लीगेंड क्या हो सकता है उसके बारे में अभी हम क्लासिफाई करेंगे, है ना। अब देखो जरा, ये जो पार्ट है ना, ये इतना ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी आप इसको बोल सकते हो। ये जो पार्ट है ये, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना मतलब वो उसी को ही बोलते हैं, ब्रैकेट को ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, आप तो ये समझ लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ये जो है ना अंदर, इसका कुछ अरेंजमेंट हो सकता है, जैसे अभी मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इसको मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्या, इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको लीगेंड को बी बोल दूं, तो AB6 टाइप का ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो AB6 की जो भी ज्योमेट्री बनेगी उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ठीक, मतलब जो भी ज्योमेट्री होगी, जैसे 6 पर ऑक्टाहेड्रल होती है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, क्या, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपको ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया गया AB2 टाइप का, मतलब ब्रैकेट के अंदर ऐसा दिया AB2, तो कैसा होगा ये, बी ए बी, क्या बोलोगे, लीनियर, इस तरीके से आप बता सकते हो। अगर ऐसा लिखा है AB2 की जगह AB3, तो आप बनाओगे ऐसा A B B B, इसको बोलोगे ट्राइगोनल प्लेनर। तो मतलब जो ज्योमेट्रीज होती थी ना आपकी, कौन सी वाली, केमिकल बॉन्डिंग में जो पड़ी थी, वही है ये एक तरीके से, है ना। AB4 को क्या बोलोगे, AB4 में 2 होते हैं, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है इनका, है ना। इसको बोलोगे क्या, टेट्राहेड्रल,
ठीक। और क्या बोल सकते हो आप, AB4 में ही एक हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर, ठीक। ऐसे ही AB5 में हो सकता है, AB6 में हो सकता है, ठीक। तो वो मैं यहां बना देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से, क्या क्या टर्म है हमारे सामने, है ना। चलें आगे, इसी को ही कॉपी करके मैं इसकी वहां लिख देता हूं अगले पेज में। कौन कौन से हो गए अपने, 4 तक हो गए ना स्क्वायर प्लेनर तक। देखना जरा ध्यान से, 4 तक हो गए। 5वां क्या हो सकता है, AB5, AB5 में हो सकता है ऐसा A B ऐसा एक प्लेन में, और एक बी इधर एक बी, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, याद है आपको TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है। AB5 में एक और हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल, ऐसा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। AB6 में ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। तो इस टाइप की ज्योमेट्रीज होती हैं, मतलब इस टाइप की ज्योमेट्रीज को ही हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, मतलब एक तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट, जिसको हम यहां क्या बोलेंगे, लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, ये जो है वो काउंटर आयन है, बीच वाला जो मेटल है वो सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, एक लगा है, एक से ज्यादा भी लगे हो सकते हैं। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये जो ब्रैकेट वाला है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, और इसकी ज्योमेट्रीज होती है जिसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोलते हैं, ठीक है। ये कहानी है, इस टाइप की ज्योमेट्रीज हो सकती हैं जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी, ठीक। अगला टर्म देखो इसमें, अगला टर्म होता है होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, व्हेन ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, व्हेन ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट। अगर एक ही काइंड का लिगेंड प्रेजेंट है, जैसे आपके सामने मैं ये लिख रहा हूं, क्या, PTCl4, ऐसा PTCl4 2 नेगेटिव, ये एक लिखा है आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें बताओ जरा, PT तो तुम्हारा CMa हो गया, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, Pa तुम्हारा सेंट्रल मेटल हो गया, CM हो गया, PT तुम्हारा CM हो गया, Cl एक ही है ना, मतलब एक ही काइंड का है ना लिगेंड, भले ही वो 4 लगे हो लेकिन एक ही टाइप का लगा है ना Cl, मतलब इसी को बोलोगे होमोलैप्टिक। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे और पंकज सर की तरह लिखेंगे, क्या, वैन, लिखते जाओ भाई, देखो पंकज सर लिख रहे हैं, कितनी बार लिखते हैं पंकज सर एक साल में, तो तुम्हारा तो ये है कि एक बार तो लिख लो कम से कम, है ना भाई। नोट्स बनाओ, नोट्स अच्छे होंगे तो काम हो जाएगा आपका, है ना। वैन मोर देन वन, when more than one kind of ligand is present, जैसे ऐसे ऐसे देखो, PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, देखना दिख रहा है इतना नीचे, हाँ अरे बहुत बढ़िया लिखते हैं पंकज सर। देखो यहां पर देखो अमोनिया लगा है, ये एक टाइप हो गया, और Cl लगा है, ये दूसरा हो गया। तो एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड होंगे तो क्या बोलोगे उसको, हेट्रोलैप्टिक, और एक ही होगा तो होमोलैप्टिक। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है, बहुत बेसिक से अपन पढ़, देखो अपना सीधा सा फंडा है, जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं, ठीक। तो बेसिक क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। अब चलते हैं आगे, आगे कहानी लिगेंड की जो अभी अपन कर रहे हैं इतनी देर से, लिगेंड लिगेंड लिगेंड, क्या है ये लिगेंड, लिगेंड को समझ लेते हैं, समझना जरा ध्यान से। लिगेंड के बारे में लिख रहा हूं सबसे पहले, लिगेंड क्या होता है फिर अपन क्लासिफिकेशन करेंगे। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड इज वन इलेक्ट्रॉन डोनर, वन इलेक्ट्रॉन डोनर, और टू इलेक्ट्रॉन डोनर, ये भी हो सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर को लोन पेयर डोनर बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब लोन पेयर डोनर, और लोन पेयर डोनर क्या होता है, लुईस बेस, ठीक है। तो लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है,
दो इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, जिसको लोन पेयर बोलते हैं, जिसको लुईस बेस भी बोल सकते हो आप, है ना। और पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। तो लीगेंड ऐसा होता है कैसा, ये एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, बताऊंगा मैं आपको, एक इलेक्ट्रॉन वाला भी आएगा लास्ट में, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ेंगे अपन, है ना। दो इलेक्ट्रॉन वाला मोस्ट ऑफ द केसेस में आएगा, जिसमें लुईस बेस की तरह काम करता है, और कुछ एक केसेस में पाई इलेक्ट्रॉन भी आएगा, ध्यान रखना। तो लीगेंड ये होते हैं। अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं, अब आ जाओ क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्ज। जो लीगेंड होता है ना, ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के अलावा और क्या होता है, लीगेंड ही होते हैं ना। तो अगर मैं बेस्ड ऑन मतलब बेस्ड ऑन चार्ज करूं क्लासीफाई, तो पॉजिटिवली चार्ज कुछ लिख देता हूं, जैसे NO+, पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड, है ना। NO2+, ठीक। NH3+, NH2, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। NO+ का नाम है नाइट्रोसोनियम, NO2+ का नाइट्रोनियम, NH3+ NH2 का हाइड्राजीनियम। ये जो नाम मैंने बोले, IUPAC पढ़ाऊंगा ना आपको, अभी IUPAC आने वाला अगले लेक्चर्स में जो आएंगे, वहां पर मैं इन सब लीगेंड के नाम भी लिखूंगा। अभी बस मैं बोल देता हूं, अभी आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ एक बार देख लो कि ऐसे ऐसे लीगेंड होते हैं। अभी आपको इनको याद भी नहीं करना, क्यों, आपको कितने लीगेंड याद करने वो मैं आपको IUPAC में लिखवाऊंगा। अभी तो बस क्लासीफाई कर रहे हैं, बेसिक चीजें समझ रहे हैं ना इसके बारे में। नेगेटिवली चार्ज क्या क्या हो सकते हैं, देखो। नेगेटिवली चार्ज बहुत सारे होते हैं लीगेंड, बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज, जैसे हेलोजन वाले ले लो सारे, ठीक। हेलाइड, हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक। और ले लो C2O4 ऑक्सलेट, 2 नेगेटिव हो गया। NO2- हो गया, ठीक है। SCN- हो गया, इस टाइप के और भी बहुत सारे हो सकते हैं। SO4 2 नेगेटिव हो गया, बहुत सारे लीगेंड आपको मिलेंगे। NH2- हो गया, समझ गए। तो मैं इतने लिख देता हूं बस, अभी क्लासीफाई कर रहे हैं सिंपल, तो ये लिख रहा हूं। और भी बहुत होते हैं, और भी बहुत होते हैं, जो कि मैं आपको IUPAC में बताऊंगा। फिर बोल रहा हूं मैं, IUPAC में आपको सारे लीगेंड याद करवा दूंगा, ठीक, टेंशन मत लो। अभी बस क्लासीफाई देख लो, ऐसे ऐसे होते हैं। न्यूट्रल में क्या है, न्यूट्रल में जैसे अमोनिया, न्यूट्रल भी बहुत सारे होते हैं। अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, मिथाइल अमीन हो गया, CH3NH2, ये सब हो गए, है ना। और भी ले लो न्यूट्रल में, जैसे इथिलीन डायमीन, CH2CH2, NH2NH2, ऐसा हो गया, ठीक। कार्बोनाइल हो गया, CO, इस टाइप का। PPH3 हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये सारे के सारे लिगेंड न्यूट्रल हैं, देखो कोई चार्ज नहीं है इसमें, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गए, पॉजिटिवली चार्ज। ये कुछ मैंने नेगेटिव और कुछ मैंने न्यूट्रल लिखे। फिर बोल रहा हूं IUPAC में मैं सारा याद करवा दूंगा आपको। IUPAC कौन सी, कोऑर्डिनेशन वाली IUPAC, है ना। तो ये कहानी है क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा बेस्ड ऑन डोनेशन, कितना कितना डोनेट करे, है ना, मतलब कितने लोन पे डोनेट करे। यूजुअली हम यहां जो लीगेंड पढ़ते हैं ना, ये सारे के सारे हम लुईस बेस वाले ही पढ़ रहे हैं, है ना। हम 1 इलेक्ट्रॉन डोनर और पाई इलेक्ट्रॉन डोनर वाला लास्ट में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। मतलब अभी जो पूरा का पूरा खेल चलेगा वो लुईस बेस वाला लीगेंड चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, लीगेंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, और पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। लेकिन जो हमें पढ़ना है 99.9% केसेस वो कौन से, लुईस बेस वाले, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड या एम्बीडेंट, ये सब सारे अपन डेंटिसिटी के बेसिस पर कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मोनोडेंटेड जो होता है ना, मोनोडेंटेड को हम यूनिडेंटेड भी बोलते हैं ना, यहां लिख देता हूं यूनिडेंटेड, मतलब सिर्फ एक ही डोनर एटम होगा। डाइडेंटेड हो गया, डाइडेंटेड को बाइडेंटेड भी बोलते हैं ना, बाइडेंटेड। इसके अलावा सारे पॉलीडेंटेड हैं। पॉलीडेंटेड में क्या क्या आते हैं, ट्राइडेंटेड आएगा, ठीक, टेट्राडेंटेड आएगा, पेंटाडेंटेड आएगा, और हेक्साडेंटेड आएगा। यहां तक ही हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, जिसमें से हेक्साडेंटेड सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। एम्बिडेंट वाला एक अलग कैटेगरी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं क्या लिख रहा हूं, मोनोडेंटेड, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो, जैसे अमोनिया। मैं आपको यहां पर बताते भी जाऊंगा कौन कौन देता है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। अमोनिया हो गया, ठीक, यहां नाइट्रोजन देता है। वाटर हो गया, यहां ऑक्सीजन देता है। हेलोजन हो गया, यहां एक्स हेलोजन जो भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो देगा। इसी तरीके से और भी लिख लो, जैसे PPH3 हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये देता है।
फॉस्फोरस देता है ये ना, ये नाइट्रोजन देता है NO+। तो ये सब मोनोडेंटेड हमने लिख दिए। अभी फिर से आपसे बोल रहा हूं, मैं सिर्फ क्लासिफाई कर रहा हूं, बाकी याद रखना क्या है वो IUPAC में आएगा। लिगेंड की सारी कहानी IUPAC में आएगी, है ना। डाइडेंटेड कुछ लिख देता हूं, जैसे ऑक्सिलेट हो गया OX2 नेगेटिव, ऑक्सिलेट ऐसा होता है CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, इसमें ये दोनों ऑक्सीजन देते हैं नेगेटिव वाले। इसी तरीके से अभी मैंने लिखा था इथिलीन डायमीन EN, उसमें होता है CH2NH2, CH2NH2 ये होता है, ये देते हैं, ठीक, ये दोनों नाइट्रोजन देते हैं। इसी तरीके से ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब होते हैं। मैं इनमें से हेक्सा बता दूं क्योंकि हेक्सा इंपॉर्टेंट है। हेक्साडेंटेड में होता है EDTA 4 नेगेटिव, इसका पूरा नाम है इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो ये हेक्साडेंट, बाकी मैं आपको बताऊंगा ट्राइडेंटेड, टेट्रापेंटा सब बताऊंगा, IUPAC में बताऊंगा, अभी बस क्लासिफाई करना है ना। EDTA का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है, देखना, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, नाइट्रोजन 2 कार्बन हो गए, नाइट्रोजन CH2 CO नेगेटिव, CH2 CO नेगेटिव ऐसा, ठीक, यहां भी और यहां भी CH2 CO नेगेटिव और CH2 CO नेगेटिव। अब देखो कितने डोनर होते हैं, चारों नेगेटिव वाले ऑक्सीजन, 4 नेगेटिव वाले ऑक्सीजन और 2 ये नाइट्रोजन, ठीक। तो हेक्साडेंटेड ऐसा होता है। एम्बीडेंट पे चलते हैं। अगर मैं एम्बीडेंट की बात करूं, अब इसको जरा ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं। 2 डोनर एटम होते हैं बट ओनली 1 कैन डोनेट एट अ टाइम, मतलब डोनर एटम तो 2 होते हैं लेकिन एक बार में एक ही देता है। मतलब ये कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है, डाइडेंटेड और मोनोडेंटेड का कुछ मिक्सचर लग रहा है, सही है ना। देखो होते 2 हैं लेकिन देता एक है, जैसे NO2 नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसका भाई होता है ONO नेगेटिव। तो NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है और अगर ONO लिखा है तो ऑक्सीजन डोनेट करें, मतलब फॉर्मूला तो सेम ही दिख रहा है ना, NO2 नेगेटिव यही दिख रहा है ना। अगर मैं पढ़ूंगा NO2 नेगेटिव, इसको भी NO2 नेगेटिव, लेकिन यहां पर ऐसा हो सकता है मेटल को जो लोन पेयर मिल रहा है वो नाइट्रोजन से मिले तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं, और अगर ऑक्सीजन से मिले तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं ONO। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, क्या, SCN NCS। देखो अगर मेटल को लोन पेयर इससे मिले सल्फर से तो ऐसा, नाइट्रोजन से मिले तो ऐसा, मतलब डोनेट करने की कैपेसिटी तो 2 है इसकी, मतलब 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी दे रहा ऑक्सीजन भी दे रहा, लेकिन एक बार में एक ही देगा, एक बार में एक ही देगा, इसलिए तो उसको एम्बीडेंट बोल रहे हो। एमबी का मतलब दोनों साइड से ऐसा होता है ना, तो एक बार में एक ही डोनेट कराना है। देखो यहां सल्फर और यहां कौन दे रहा है, नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब एक बार में एक ही दे तो उसको एम्बीडेंट बोलते हैं। अच्छा तो सर इसमें डाइडेंटेड और इसमें डिफरेंस क्या है, एक्चुअली पता क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहां पर मेटल एटम लेता हूं तो ये भी देगा और ये भी देगा, और अगर ये दोनों देंगे तो बेटा यहां बन जाएगा, देखो ये जो है ना ये रिंग बन गई, ध्यान से देखना जरा, ये क्या बन गई, रिंग, ये हो गई आपकी रिंग बन गई, और इसी रिंग का नाम है क्या, चीलेट। तो ये ध्यान रखना, डाइडेंटेड और उसके ऊपर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सभी में रिंग बनती है, चीलेट बनता है। देखो अगर दोनों एक साथ देंगे तो चीलेट बनेगा, यहां होते तो 2 हैं देता एक ही है, मतलब यहां चीलेट नहीं बनेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं डाइडेंटेड में चीलेट फॉर्मेशन, क्या होगा, चीलेट फॉर्मेशन, रिंग बनेगी अगर मेटल को मिल जाएगा लोन पेयर तो। और यहां भी बोलूंगा क्या, चीलेट फॉर्मेशन, यहां भी बनेगा चीलेट, डाइडेंटेड और उसके बाद यहां नो चीलेट फॉर्मेशन, नो चीलेट, ठीक है, और यहां भी नो चीलेट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा एम्बीडेंट और डाइडेंटेड में। देखो एम्बीडेंट और डाइडेंटेड में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, हर साल डाउट पूछते हैं, सर ये तो डाइडेंटेड जैसा ही है, क्या डिफरेंस है वो समझ में आया। यहां चीलेट बनता है, दोनों एक बार देते हैं, लोन पेयर 2 होते हैं एट अ टाइम दोनों देते हैं तो चीलेट बनेगा, यहां लोन पेयर 2 होते हैं लेकिन एट अ टाइम एक ही देता है तो चीलेट कैसे बन जाएगा, समझ रहे हो। चलो इसके अलावा एक और होता है फ्लेक्सीडेंट, यहां लिख देता हूं फ्लेक्सीडेंट, दिख रहा है आपको ये, अरे बहुत बढ़िया। फ्लेक्सीडेंट, फ्लेक्सीडेंट मतलब
समय के अनुसार है ना, जब वक्त आता है तो डाइडेंटेड की तरह काम करने लगता है, जब वक्त आता है तो मोनोडेंटेड की तरह काम करने लगता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं फ्लेक्सीडेंटेड का, SO4 2 नेगेटिव। डेंटिसिटी वेरी कर सकता है, डेंटिसिटी वेरी कर सकता है। कैसे? मान लो मेरे पास कॉम्प्लेक्स लिखा है CO, Br यहां 5 लगे हैं और SO4 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और एक लिखा है CO, Br यहां लगे हुए हैं 4 और SO4 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा, ठीक। अब उसके अकॉर्डिंग चार्ज सेट कर लो। मैंने ऐसे ही एक रैंडम कॉम्प्लेक्स ले लिया, कोबाल्ट +3 में एग्जिस्ट करता है ना, तो अगर +3 बनाऊंगा तो x -5 -2 ये हो जाएगा आपका, यहां -3 कर दूं तो 5 2 7, नहीं -4 कर दूं तो 5 2 7 3 आ जाएगा, सही है ना। 5 2 7, 7 में से 4 गए 3, +3 आ जाएगा। हाँ तो -4 कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब मैंने रैंडमली ऐसे ही ले लिया था कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ चार्ज भी तो लगाओगे, 3 नेगेटिव और यहाँ 3 नेगेटिव, ऐसा देखो, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है। अब ध्यान से देखना, मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा यहां पर ये Br लगे हैं 5, ध्यान से सुनना, Br लगे हैं 5, कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर ये 5 लगे हैं तो SO4 से सिर्फ एक ही चाहिए इसको, SO4 से सिर्फ एक ही ऑक्सीजन डोनेट करेगा, मतलब ये यूनिडेंटेड की तरह काम करेगा या मोनोडेंटेड की तरह। यहां Br लगे हैं 4, कोऑर्डिनेशन नंबर बनानी 6, तो यहां से दोनों ऑक्सीजन से डोनेशन कराओ इस पे, मतलब ये क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। फिर समझ रहे हो बात को, दिख रहा है ना यूनिडाई, क्यों बोला मैंने। अगर Br 5 लगे हैं, SO4 लिखा है, तो SO4 क्या करेगा, फिर एक ही डोनेशन करेगा, तभी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, है ना। और यहां Br लगे हैं कितने, 4, SO4 लगे हैं कितने, 1, तो अब क्या करेगा, SO4 के दोनों ऑक्सीजन डोनेट करेंगे, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्यों, 4 तो Br वाले हो गए, और SO4 अगर डाइडेंटेड की तरह काम करेगा तो ये क्या होगा, 2 और ऐड कर दोगे, 6 हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसका चार्ज सही लिखा है मैंने, एक बार देख लो, +3 बनाना है इसको, है ना। चेक कर लेते हैं, x -4 -2, x -4 -2 इज इक्वल टू -3, तो 4 और 2 6, ठीक है। 7 में से 3 गए 4, नहीं ये 4 नेगेटिव आएगा शायद, ये 3 नेगेटिव आएगा, देख लेते हैं एक बार। x -5 -2 इज इक्वल टू -3, तो 7, 5 और 2 7 में से 3 गए 4 आ रहा है ना, यहाँ 4 नेगेटिव आएगा। वो डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स आप क्या ले रहे हो, मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिए थे। यहां कितना कर दूं, 3 की जगह 4 कर देता हूं, है ना, सही है। अब x -7 इज इक्वल टू -4, तो x क्या आ जाएगा, +3, सही है ना। 5 और 2 7 -7, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, खैर 4 से तो कोई लेना नहीं था, बस ऐसी कॉम्प्लेक्स सही लिखो, मतलब मेरा ये कहना, लिखा है तो सही लिखा होना चाहिए। तो अब ये यूनि और डाई समझ में आ गया। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये 5 और ये 1 की तरह काम करेगा, मतलब यूनि की तरह, तो 6 हो जाएगा। ये 4 तो ये डाई की तरह काम करेगा, तो 4 हो तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं फ्लेक्सीडेंट लिगेंड, तो इस तरीके से क्लासीफाई हो गया। अब चलते हैं सिजविक थ्योरी पर, लेकिन सिजविक थ्योरी से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं। क्यों, आपने लिगेंड पढ़ लिए ना, अब लिगेंड पढ़ लिए तो अब मोनोडेंटेड और डाइडेंटेड वाले सब आते हैं आपको। तो अब आप एक बार फिर से वर्नर थ्योरी के और क्वेश्चन कर लो, जिसमें आपको लिगेंड आइडिया लग गया ना कितने हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड PV/SV, ठीक है, फाइंड PV एंड SV, ये आप निकाल के बता दो, फिर मैं आपको सिजविक थ्योरी समझा देता हूं, है ना। PV/SV बता दो जरा आप मुझे, कॉम्प्लेक्स में लिख रहा हूं, यहां लिख दिया मैंने Cr ऑक्स होल थ्राइस 3 नेगेटिव। अब बताओ आप कैसे करोगे, मैं आपको करके बता रहा हूं पहला, फिर आप दूसरा करना। देखो, सबसे पहले PV निकालूंगा, PV निकालने के लिए इसको अंडरलाइन करूंगा x +3 इंटू, अब तुम्हें ये याद होना चाहिए कि ऑक्सिलेट पर कितना चार्ज होता है। तो अभी जो मैंने आपको लिगेंड बताया, थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया। ऑक्सिलेट पर कितना चार्ज होता है, ऑक्सिलेट पर -2 चार्ज होता है, ठीक है, -2 होता है, तो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -3, तो x -6 इज इक्वल टू -3, तो x क्या आ गया आपका, +3। PV हो गई। SV बताएंगे, SV क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 3, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहा हूं ना, नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 3, इंटू डेंटिसिटी। ऑक्सिलेट कैसा होता है, मोनोडेंटेड या डाइडेंटेड, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड होता है ना, मतलब डाइडेंटेड, तो 3 इंटू डेंटिसिटी कितनी, 2,
तो क्या हो गया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 आ गई, मतलब SV 6 आ गई सीधा सा। ठीक है, एक और करोगे? चलो एक करके बताओ आप मुझे, एक क्वेश्चन आप करके बताएंगे, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। ये तो पहला हो गया। दूसरा मैं ले रहा हूं, आपको कोई और लीगेंड लगा के देता हूं ना। और कौन कौन से लीगेंड है उन्हीं में से ले लेते हैं ना। NO है, PPS3 है, अमोनिया है, डाइडेंट, ये है, ये है, ये। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं यहां पर CO, NH3, ठीक है, EN, सही है, 3+। बताओ जरा आप, ऐसे ही मैंने रैंडमली बना दिया कॉम्प्लेक्स। बताओ, PVS भी निकाल लेते हैं। चलो भाई आ जाओ, पॉज करके ट्राई करो, आंसर निकालो। आंसर अच्छा है तो आपके बच्चे आपसे बहुत खुश रहेंगे, है ना। देखो, PV क्या आएगा बेटा, X+4 × 0 प्लस ये एक लगा है और EN न्यूट्रल होता है। EN मतलब इथिलीन डायमीन। देखो कहां गया न्यूट्रल वाला, भी मैंने लिखाया था आपको। ये EN होता है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म EN होता है, इथिलीन डायमीन, है ना। तो EN होता है क्या, न्यूट्रल। तो 1 × 0 इज इक्वल टू +3, चार्ज के बराबर। ऐसे निकालते हो ऑक्सीडेशन नंबर। तो X आ गया +3, मतलब PV+3। SV बता दो, कैसे निकालोगे SV? नंबर ऑफ लीगेंड इंटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लीगेंड कितने हैं, पहले इसके ले लो, कितने, 4। डेंसिटी कितनी, अमोनिया की डेंसिटी 1, मोनोडेंटेड होता है। EN कितने लगे हैं, 1। इसकी डेंसिटी कितनी, 2। क्यों, ये और ये दोनों डोनेट करते हैं ना। तो ये हो गया 4 + 2 6। समझ गए कहानी? तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे, तो कोई भी लीगेंड आपके सामने आ जाए, PVS भी आप निकाल सकते हो। धीमे धीमे आपको लीगेंड याद हो जाएंगे तो आप कहानी पूरी समझ जाओगे कैसे निकालना है। वर्नस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका कभी, है ना। अब चलते हैं सिज्विक थ्योरी। सिज्विक थ्योरी क्या होती है? सिज्विक और लॉरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था ये काम। उन्होंने क्या है, उस टाइम के, जब सिज्विक थ्योरी आई थी उस टाइम के हिसाब से कुछ कॉम्प्लेक्स में स्टडी की गई, और उस टाइम पे बहुत कम कंपाउंड होते थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उन्होंने क्या है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में रूल अप्लाई किया, अपना एक रूल बना के, कि अगर ये रूल लगाएंगे तो कंपाउंड स्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इस टाइप से काम हो जाता है, मतलब ये रूल वैलिड है। लेकिन बाद में जब और कॉम्प्लेक्स आए तो ऐसा देखा गया कि इनका रूल फेल हो रहा है, उनमें इनका रूल नहीं लग रहा, मतलब इनके रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो गलत आ रहा है आंसर, और दो नई थ्योरी आई उनके उसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है। तो इनकी थ्योरी से आपको लेना देना कुछ नहीं है, बस इनकी थ्योरी का एक पॉइंट होता है, वो पता होना चाहिए। इनकी थ्योरी आपको लगानी नहीं है, बस इनकी थ्योरी से एक चीज होती है, वो आपको कैलकुलेट करनी है, बस, है ना। तो इनकी थ्योरी क्या है, सिज्विक थ्योरी ये होती है, इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ध्यान से सुनना जरा, है ना, लास्ट थ्योरी है बस आज की, बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बस आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैं आपको इसकी थ्योरी भी बता दूंगा, लेकिन आपको थ्योरी से मतलब नहीं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए बस आपको। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EAN। क्या, EAN। ये अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला जाता है ऐसे, EAN इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लीगेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लीगेंड्स। बस सीधा सा, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम या आयन पर, और लीगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, ये होता है EAN। EAN कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और आसान फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या, इस फॉर्मूले को आसान ऐसे बनाया जा सकता है कि EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लीगेंड, ध्यान से सुनना, मोस्ट ऑफ द लीगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। भाई अगर लीगेंड की बात करूं तो उसमें अगर मैं डोनेशन की बात करूं तो एक पर्टिकुलर एटम 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा ना, आपने बोला लुईस बेस की तरह काम करते हैं, है ना। हो सकता है वो एक से ज्यादा उसमें एटम हो, लेकिन एक एटम तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, ठीक।
तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर EN से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आया तो इससे आएगा। बाकी एक्चुअल में सही ये है, मैंने इसको एडिट करके 2 क्यों कर दिया, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि लुईस बेस वाले ही मेरे पास लिगेंड है ना। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, क्यों, क्योंकि इस आएगा, अगर EN का क्वेश्चन आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा, इस फॉर्मूले से रिलेटेड। तो आपको क्या है, फिर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। कौन सा वाला, ये ऊपर वाला, आप बस एक ही फॉर्मूले से काम चला लोगे। क्या, AN माइनस ON प्लस 2 इंटू CN। अब ये AN क्या है, AN है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। ON क्या है, ON है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर, और CN क्या है, CN है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब इससे काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना। EN निकालने वाला क्वेश्चन आएगा तो लुईस बेस जैसे ही लिगेंड देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में वही वाले लिगेंड दिए हुए हैं ना। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन वाले भी होते हैं, उसमें EN वगैरह की बात नहीं आएगी। एक आध क्वेश्चन मैं एंड में आपको करवा दूंगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN इस तरीके से निकलता है, लेकिन फॉर्मूला हम याद करेंगे। अब मैं आपको निकाल के बता रहा हूं कैसे निकलता है। देखो, आपसे बोला गया है CO या एक और लेते हैं, दूसरा लेते हैं FeCO5। इसका आपको निकालना है EN, ठीक है। कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूला, क्या, EN इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर, फाइंड EN, फर्स्ट पार्ट है ना। EN इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर बताना सेंट्रल मेटल एटम का, एटॉमिक नंबर कितना है Fe का 26, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ही तो PV होता था और कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो SV होता था। ये तो हमें निकालना आता है, यही तो सीखा वर्नर थ्योरी में है ना। तो इसका अलग से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, क्या, X प्लस 5 इंटू CO क्या होता है, न्यूट्रल, तो ये X क्या आ गया, यहां से X आ गया आपका 0, ठीक है। तो AN माइनस ON प्लस 2 इंटू CN बताना जरा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, सेकेंडरी वैलेंसी, कैसे, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी। CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1, ठीक है। CO में कार्बन के पास भी लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी होता है, लेकिन कार्बन डोनेट करता है तो 1। अब ये कैसे पता चलेगा, IUPAC में लिगेंड के बारे में है ना। तो CO 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट, 1 लोन पेयर डोनेट करता है, मतलब डेंसिटी 1 होती, मोनोडेंटेड होता है। तो क्या करोगे, प्लस 2 क्यों करा, 5 आएगा ना। AN माइनस ON प्लस, अच्छा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर था ना, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, अलग से निकाल लेते हैं। कैसे, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10 और 26 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आ गया इसका, 36 आ गया। अब इन्होंने क्या बोला था, अब इन्होंने, जब मैं बताता हूं वो क्या बोला था, रूल इनका क्या है, सिज्विक थ्योरी का जो रूल है वो ये है कि इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट हायर नोबल गैस, ठीक है, या सेम पीरियड की नोबल गैस, ऐसा बोल दो, सेम पीरियड की नोबल गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट हायर नोबल गैस, देन कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, ऐसा इन्होंने बोला था। और यूजुअली मेटल कार्बोनाइल्स में ये लग जाता है, मेटल कार्बोनाइल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें ये लग जाता है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि ये मेटल कार्बोनाइल्स स्टेबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिज्विक थ्योरी भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मेटल कार्बोनाइल्स क्या, मेटल के अलावा सिर्फ कार्बोनाइल दिया जाएगा लिगेंड में, मेटल के अलावा सिर्फ कार्बोनाइल दिया जाएगा लिगेंड में, उनको बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल्स, है ना। तो EN इज इक्वल टू AN ऑफ नेक्स्ट हायर नोबल गैस, देन कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, ठीक। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसका EN 33 34 भी आता है, अगर हम चेक करें तो ऐसा भी आता है। 36 आना चाहिए वैसे तो, लेकिन 33 34 35 पे भी स्टेबल होते हैं वो, है ना। उनको हम एक्सप्लेन करते हैं और थ्योरी से, अलग थ्योरी से। लेकिन जब सिज्विक थ्योरी की बात आई थी तब वो वाली थ्योरी नहीं थी ना, वो बहुत बाद में थ्योरी आई, है ना। तो इसके टाइम पर कहानी यही थी कि नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, नेक्स्ट हायर जो नोबल गैस होगी, या आप ऐसा बोलो सेम पीरियड की नोबल गैस, जिस पीरियड का ये एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसी पीरियड की नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर है वो मिल जाए, तो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं कंपाउंड। तो इससे आपको लेना देना नहीं, बस मैंने बता दिया ये हुआ था उस टाइम पे, ये उसने रूल दिया था। हमें क्या आना चाहिए, ये EN निकालना आना चाहिए, बस हमारा काम इतना है, ठीक है। चलो इसका एक क्वेश्चन और करोगे,
तो एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। फाइंड EN। आपको EN निकालना है Ni NH3 होल 6 2+। निकालो जरा फटाफट से, इतना सीख लो। देखो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा, वर्नर्स थ्योरी से पीवीएसबी निकालना, डायग्राम वगैरह बनाना उसके, ठीक है। दूसरा ये कि AgCNO3 वाली रिएक्शन, AgCl PPT वाली कंडक्टेंस वगैरह सीख लिया, सिजविक थ्योरी सीख लिया, और बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक टर्म सीख लिया आपने, है ना। चलो बताओ, पॉज करके ट्राई करो, जल्दी से पॉज करो, करो करो करो, ट्राई करो, बताओ जरा आंसर। सबसे पहले एक काम करो, पीवी निकाला करो पहले। पीवी कैसे निकालोगे, x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +2। तो x आ गया तुम्हारा +2, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +2। एसवी निकालो जरा। एसवी कैसे निकालते हो बताओ जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हो। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 इंटू डेंसिटी 1, मतलब 6 आ गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। अब तुम EN लिख दो। क्या EN कितना है, निखिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है ना, तो 28 माइनस PV, यही तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर था, कितना है आपका 2, तो AN माइनस ON प्लस 2 इंटू CN, खत्म कहानी। कितना हो गया ये, 28 में से 2 गया 26 और प्लस 12, ये कितना हो गया, 6 और 2 38 हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, 36 जरूरी थोड़ी 36 आए, 35 38 37 कुछ भी आ सकता है, बस आपको निकालना आना चाहिए, ठीक। एक और हो जाए, मजा आ रहा है, चलो एक और कर लेते हैं, फिर अपन चलते हैं, ठीक है। एक और कर लो, इसको मैं फर्स्ट दे देता हूं, सेकंड कुछ ऐसा है कि Cr H2O6 Cl3, बताओ जरा, EN निकाल के बताओ, आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से तसल्ली से पॉज कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, पॉज करके वापस आओगे, सही होगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई, सबसे पहले पीवी निकालेंगे। पीवी कैसे निकालोगे, x प्लस 6 इंटू वाटर न्यूट्रल होता है, प्लस 3 इंटू Cl के ऊपर -1 चार्ज इज इक्वल टू 0, सही बात, क्या बात है। x आ गया बेटा +3, क्या आ गया बेटा, क्या आ गया +3। अब देखो जरा, ये हो गई तुम्हारी ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी एसवी निकालो, कैसे निकालोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया इसका, वाह यार, वाह वाह, क्या बात है। EAN क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना, क्रोमियम का होता है 24 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, खत्म कहानी, जिंदाबाद, ठीक है। 24 में से 3 गया 21 प्लस 6 का डबल 12, ठीक है, 12 और 21 33, जरूरी नहीं हर बार 36 है, कुछ भी आ सकता है, बस आपको EN निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलो तो आज की कहानी अपन यहीं रोकते हैं। 2 थ्योरी आज हमने कंप्लीट करी, कौन कौन सी, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने आपको बहुत बड़ा वाला वेलकम बोला, फिर अपन ने आपको कुछ ये दिखाया कि चैप्टर कौन सा चल रहा है, और यहां से कहानी शुरू हुई थी हमारी वर्नर्स थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। वैसे तो इसमें VVT है, लेकिन आजकल वर्नर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आने लगे हैं। ये PVSB टाइप के डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन से और समझाया था। फिर आपको सिल्वर नाइट्रेट का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कितने Cl निकालना है, जितने बाहर लिखे हैं, ठीक है, जितने बाहर लिखे हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके को आने चाहिए कि जितने बाहर Cl हैं बस उतने ही मोल बना देना आप, है ना। ये कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या आयनिक मोबिलिटी वगैरह से। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस समझा, कौन इंडिविजुअल आयन का टेस्ट देता है, कौन नहीं देता है, कौन सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, कौन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो सारी कहानी अपन ने करी। मैंने कुछ आपको बेसिक टर्म समझाए क्या क्या होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन मतलब केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये सब ज्योमेट्रीज पढ़ी थी, एक बार फिर से याद दिला दिया कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक। इनके नाम नहीं लिखे, इनका नाम लिख लो। इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, इसका नाम नहीं लिखा, लिख लो। ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल, ठीक है। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। लिगेंड का क्लासिफिकेशन, लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लुईस बेस वाले होंगे। बेस्ड ऑन चार्ज क्लासिफिकेशन कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ये सब आपको अभी रटने नहीं है, मैं आपको IUPAC में याद करवा दूंगा, ठीक है। ये यूनिडेंटेड,
ये डाइडेंटेड, ये पॉलीडेंटेड में अलग अलग होते हैं। हेक्साडेंटेड इंपॉर्टेंट था, वो मैंने बना दिया, ठीक है। इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। एम्बिडेंट हो गया, फ्लेक्सीडेंट हो गया, किस तरीके से ये वेरी कर सकता है, यूनी और डाई हो सकता है ना। डिफरेंस बताया था मैंने आपको, ये क्या इन दोनों में डिफरेंस, डाइडेंटेड और एम्बिडेंट में, क्या इसमें चीलेट बनता है, इसमें चीलेट नहीं बनता है। पीवीएसबी के कुछ क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। सिजविक थ्योरी पढ़ाई, कुछ नहीं आना चाहिए इसमें, आपको सिर्फ ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रूल वगैरह याद करो नहीं करो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बस EN निकालना आना चाहिए, है ना। फिर अपन ने उसका क्वेश्चन करा, और लास्ट में हम आपको बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहे थे जो आप मेरे दिल में थी, आप लोग यहां तक पहुंचे, आप लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, थैंक यू को, ताकि सभी तक पहुंच जाइए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का शुभारंभ हो चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से सारे नोट्स आप बनाओ, बढ़िया तरीके से उसको रिवाइज करो। जितने अच्छे नोट्स उतनी अच्छी केमिस्ट्री, और उतनी ही बढ़िया रैंक आएगी आपकी। आपको बहुत सारी चीजें इधर उधर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्टिक होकर अपने लेक्चर देखते रहोगे तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसा भी बोल रहे थे कि सर आपके जो लेक्चर हैं उसमें से हम क्या फॉलो करें क्या फॉलो नहीं करें, तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बता देता हूं फिर से। जो बच्चे जानना चाहते हैं, या तो अपन कोई लाइव सेशन रख लें, सबसे बढ़िया, उसमें सब डाउट आपके आ जाएंगे तो वो क्लियर होते जाएंगे। बाकी मैं अपनी तरफ से बता देता हूं क्या, जो भी बच्चे अभी जेई मेन और नीट देना जा रहे हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई जो टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है आपकी, है ना, तो उनको अगर फुल चैप्टर के लेक्चर देखने हैं तो देख लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर समय कम है तो मैंने लास्ट ईयर के जो बना रखे हैं, लास्ट ईयर जो बनाया था ना, क्रैश कोर्स सीरीज चलाई थी, उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्रैश कोर्स के जो वीडियो हैं बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत मेहनत से बनाए थे, बहुत, मतलब उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा कंटेंट है ना। तो उनको आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। क्या करें, उन लेक्चर को देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, बस, और कुछ नहीं करना। और जो अपने बच्चे रेगुलर बैच के हैं 11th या रेगुलर 12th के हैं, जो मतलब नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, अब 12th वाले तो खैर अभी देंगे, जो रेगुलर 11th वाले वो 12th में देख रहे हैं उसको, तो आराम से फुल लेंथ वीडियो ही देखें, ठीक। अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऑलरेडी 2 वीडियो डले हुए हैं क्रैश कोर्स सीरीज के, अगर किसी के पास समय कम हो तो वो 2 वीडियो देख लें, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक। उसको मैंने कंसाइज वे में पढ़ाया है। अगर आपके पास समय है, आप चाहते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से हो जाए, तो ये जो रेगुलर सीरीज चालू हो गई, लेक्चर वाइज चलेंगे, जैसे आज हमने ये कर लिया, फिर IUPAC पढ़ेंगे, फिर BVT पढ़ेंगे, फिर CFT, फिर ऑर्गेनोमेटालिक, इस टाइप से हम कवर करेंगे जो रेगुलर चैप्टर अपने होते हैं। टेंशन मत लो, कोई टेंशन नहीं किसी भी बात की, सिलेक्शन हो नहीं हो कोई टेंशन नहीं, है ना, कुछ ना कुछ जिंदगी में कर ही लोगे। लेकिन अभी काम क्या है, अभी काम है आपका पढ़ाई करना, आपका काम है इनपुट देना, मतलब आपको लग जाना है। अगर आपने इनपुट अपनी तरफ से 100% दिया, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा तब भी आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि चलो मेहनत हमने बहुत करी थी, हो सकता है किसी वजह से नहीं हो पाया हो, है ना। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए, गिल्ट नहीं आना चाहिए कभी आपके जीवन में। मेहनत पूरी करो, अगर रिजल्ट ना आए तो कोई टेंशन नहीं भाई, मेहनत कभी खराब नहीं होती, कम से कम आप मेहनत कर करके कुछ तो सीख गए, और रगड़ना तो सीख ही गए होगे, है ना, जिंदगी में आगे बहुत रगड़ना पड़ता है ठीक है। सिलेक्शन के बाद ऐसा नहीं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत सपने जो लोग दिखाते हैं ना, एक बार सिलेक्शन हो जाए बस फिर क्या है, फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो राजा होगा, ऐसा नहीं होता। जिंदगी के हर एक मोड़ पर आपको मेहनत करनी ही है, तो अगर आपने मेहनत करना सीख लिया तो आगे काम ही आएगी आपके, सिलेक्शन हो या नहीं हो, है ना। तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। अपनी तरफ से अपने प्रति ईमानदार रहो, जो कि लोग नहीं रहते हैं, है ना। अगर आप अपने लिए अपनी तरफ से ईमानदार हो कि जो काम आपको मिला है वो कर रहे हो, बस खत्म, इसके अलावा आपको सोचना नहीं है कुछ एक्स्ट्रा, है ना। तो बढ़िया तरीके से सारे लेक्चर देखो जितने भी आ रहे हैं, नोट्स प्रॉपर बनाओ, टाइम निकालो रिवीजन का, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन अगर आप करते रह गए, मतलब रिवीजन करते ही रहिए, ये समझ लो, जितने भी पुराने चैप्टर हैं उसको रिवाइज करते रहो समय समय पे, ठीक। आपके कुछ टेस्ट हो रहे हैं उसको रिवाइज करो, टेस्ट के पहले जो सिलेबस आता है, अच्छे तरीके से आप सारी चीजें करो, मतलब एक प्रॉपर प्लान बनाओ उसका, ठीक। वो आप ही बना सकते हो कि हम कितने बजे उठते हैं, हम कितने बजे सोते हैं, वो आपको ही पता है। तो बस उस टाइम को आपको यूज करना है, ऐसा नहीं कि मैं आज यहां पर बता दूं बेटा सुबह 5 बजे उठो, रात को 11 बजे सो जाओ, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं अब करने को तो हम भी वीडियो बना दें, टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल फॉर दिस कि तो हम टाइम क्यों खराब करें उसमें बनाने के लिए, हमको पता है 2 दिन ही तुम फॉलो करोगे, 2 दिन के बाद करोगे नहीं, तो हम क्यों टाइम खराब करें, है ना। तो आप टाइम टेबल देखो कोई फॉलो नहीं करता, मतलब अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते फॉलो, है ना, क्योंकि टाइम टेबल का मतलब ही कुछ नहीं होता। पहली बात तो जब आपकी इच्छा करे तब पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं कि सर हमारी तो इच्छा ही नहीं करती है, मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल तो बना सकते हो ना, टाइम टेबल मत बनाओ, टाइम स्लॉट तो बना सकते हो कि आज मुझे 3 घंटे में ये पोर्शन निपटाना है, या 2 घंटे में मुझे ये पोर्शन निपटाना है, इस टाइप से आप प्लान बना लो अपने अकॉर्डिंग। बस मेरा काम क्या है, आपको अच्छे तरीके से कंटेंट देना, पढ़ाना,
आपका काम है उसको पढ़ना। अब आप उसको अच्छी तरीके से करते जाओ, है ना। ठीक है, बढ़िया तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ जितने आ चुके हैं पुराने, 2006 से लेकर 2020 तक के लगाओगे तो बहुत अच्छा है, और पहले के लगा रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, और भी अच्छा है ना। मतलब 14-15 साल के तो आपको लगाने चाहिए पिछले। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय।